मैं हूं बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूं और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूं। आज मैं इक्वेडोर में हूं, खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से भरे देश में। हर साल इस इलाके से सैकड़ों लोगों को बचाकर निकाला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इलाके से जिंदा बाहर कैसे निकलते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड। इक्वेडोर नेवाडा जितना बड़ा देश है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और दुनिया का सबसे घना और खतरनाक जंगल भी, अमेज़न। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा लोग इन हजारों साल पुराने बीहड़ों का मजा लेने आए थे, जहाँ वक्त जैसे थम सा गया हो। आज भी बहुत से लोग इन पहाड़ों और जंगलों में भटक जाते हैं और उनकी मदद करनी पड़ती है। मैं पैराग्लाइड करके इन बीहड़ों में उतरने वाला हूँ और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास सिर्फ एक पानी की बोतल, एक चाकू और आग जलाने वाला पत्थर है। मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नज़ारा कमाल का है और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान शून्य से थोड़ा ही ऊपर है और ऑक्सीजन बहुत कम है, इसीलिए यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरना बहुत खतरनाक है और यही वजह है कि मैं आज पैराग्लाइडर से जाने वाला हूँ। चलिए चलता हूँ। ऊपर उठती हवा की मदद से मैं एंडीज के ऊपर उड़ने वाला हूँ और मैं अमेज़न जंगल के आसपास कहीं लैंड करने की कोशिश करूंगा। एंडीज बड़ी ही शानदार पर्वतमाला है और यह उत्तर से दक्षिण की तरफ करीब 7,000 किलोमीटर दूर तक फैली है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। हवा की बदलती तरंगे मुझे पैरामो यानी ऊंचाई पर मौजूद दलदल की तरफ ले जा रही हैं, जो इस पूरे इलाके में फैली हुई है, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता। अरे नहीं, मैं बहुत तेजी से उतर रहा हूं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, मगर मैं अभी कमर तक इस गंदे पानी में डूबा हुआ हूँ। यहाँ पानी बहुत ठंडा है और मुझे जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना होगा, लेकिन ये पानी बहुत गाढ़ा है और गंदा भी। शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैं अब भी करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ का तापमान शून्य से बस थोड़ा ही ऊपर है। ऐसे में इस ऊंचाई पर गीले शरीर और ठंड का मेल जानलेवा साबित हो सकता है। मेरे नीचे कई मील दूर तक सिर्फ घना जंगल है और इस ऊंचाई पर होने की वजह से इन जंगलों को क्लाउड फॉरेस्ट कहते हैं। इनके नीचे है गर्मी और उमस से भरा अमेज़न जंगल। मैं उसी जंगल की तरफ जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वहीं अमेज़न नदी की सहायक नदियां हो सकती हैं और जहां नदी होती है वहां इंसान भी मिल सकते हैं और मैं सुरक्षित जगह तक पहुंच सकता हूं। और ये देखिए, ये एक विशाल घाटी है और यहां मुझे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही नजर आ रहे हैं और ये लगती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हौसला तोड़ने वाली भी है। इसका मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं पूरी तरह से गीला हूं और बहुत ठंड लग रही है और 12,000 फुट की ऊंचाई पर हूं, इसीलिए मुझे खतरा है एक्सपोजर का और हाइपोथर्मिया का, और मैं अनुभव से जानता हूं कि इनका असर बहुत जल्दी हो सकता है। ये एक जानलेवा मेल है, ठंड, गीले शरीर और ऊंचाई का, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा। यहाँ हर 1,000 फुट नीचे आने का मतलब है तापमान का करीब 2 डिग्री बढ़ना। मैं अभी कम से कम 2,000 फुट नीचे आ चुका हूँ। मुझे और 10,000 फुट नीचे जाना है। बारिश हो रही है, मगर अब मुझे आगे पेड़ नजर आने लगे हैं और ये मेरे लिए अच्छा इशारा है। इसका मतलब मैं क्लाउड फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं हूँ, इसीलिए आगे बढ़ना है। लेकिन इस ऊंचाई पर आगे बढ़ पाना मुश्किल काम है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर समंदर की सतह के मुकाबले करीब 15% कम ऑक्सीजन होती है। आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई पर आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरे नीचे अभी भी क्लाउड फॉरेस्ट के कुछ हिस्से हैं, मगर ये मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि वहां मुझे रात बिताने लायक एक अच्छी जगह और अच्छा खाना मिल सकता है। देखकर हैरानी होती है कि ये पेड़ पौधे कितनी तेजी से बदल गए हैं।
यहाँ का तापमान करीब 6 डिग्री ज्यादा है। ऐसा लगता है ये एक नई दुनिया है जो हरी भरी है लेकिन बहुत डरावनी भी। जब इन निचले ट्रॉपिकल इलाकों में गर्म हवा आती है तब वो यहाँ कंडेंस हो जाती है और फिर 8 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर उसकी वजह से बादल घिरते हैं, बारिश होती है। और यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं बारिश की बूंदों के अलावा और कोई भी आवाज बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। और देखिए सब कुछ कितना गीला है। ये देखिए, आप इसे बाहर खींच सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिए इसे और आप इसे दबाएंगे तो इसके अंदर से देखिए पानी निकल रहा है। इसका मतलब मुझे आगे कहीं पानी का सोता मिलेगा। पर यहाँ हर जगह सड़ रही लकड़ियों की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है पूरा इलाका ही सड़ रहा है। क्लाउड फॉरेस्ट में जमीनी इलाकों के मुकाबले खाने पीने की ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ के उमस भरे और नम माहौल में हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं और जीव भी। ये देखिए मुझे जंगल की फर्श पर क्या मिला है। ये एक सिसिलियन है जो आमतौर पर जमीन के नीचे रहता है और केंचुए वगैरह खाता है, मगर ये जमीन गीली हो गई है, लगातार बारिश हो रही है तो ये मजबूर होकर बाहर निकल आया है। सच कहूं तो इसका यहाँ पर मिलना मेरे लिए बहुत ही कमाल की बात है। सांप जैसा दिखने वाला ये जीव असल में बिना पैरों की छिपकली है। ये केंचुए, मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े खाती है। इसे यहाँ छोड़ देता हूँ ताकि ये अपने घर चली जाए। ये भले ही खाने लायक लग रही है मगर इसकी त्वचा के नीचे जहरीली ग्रंथियां हैं, इसीलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैं अपने सेना के दिनों से ही जानता हूं कि जंगल में आना जाना कितना मुश्किल हो सकता है। कई बार तो दिन भर में आप मुश्किल से 1 मील का सफर तय कर पाते हैं और आप ये देखकर इसकी वजह समझ सकते हैं। इतने घने जंगल में कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। 1986 में खजाना खोजने वालों की एक टीम इस क्लाउड फॉरेस्ट में इनका लोगों का सोना ढूंढने आई थी। कहते हैं आखिरी सम्राट अटावाल्पा ने अपना कई टन सोना इक्वाडोर के क्लाउड फॉरेस्ट में छिपाने का आदेश दिया था। बाद में पता चला कि वो खजाने वाले लोग यहाँ रास्ता भटक गए और फिर उनकी मौत हो गई। उनकी लाशें उनके कैंप से करीब 800 मीटर की दूरी पर मिली थीं। इस जंगल में जैगुआर और सांप भी रहते हैं मगर वो बहुत कम नजर आते हैं। पर यहाँ उनसे भी खतरनाक हैं यहाँ के कुछ पौधे। ये एक फिलियोटिस मशरूम है और ये बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है। अगर मैंने इसे खाया तो 24 घंटे के अंदर मेरी किडनियां खराब हो जाएंगी और ऐसे वीरान इलाकों में ऐसा खतरा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप मशरूम या टोडस्टूल्स के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते तो अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहें। ये इतना जहरीला है कि अगर आपने इसे खा लिया तो इसका ना कोई एंटीडोट है और ना ही कोई इलाज। मैं अभी पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। वहां नदी मिलने की संभावना ज्यादा है लेकिन मेरी रफ्तार बहुत धीमी है। यहाँ की नमी और उमस की वजह से यहाँ के पौधे भी साल भर में करीब 20 फुट तक बढ़ जाते हैं। ये बहुत तेज है और उनकी बेलों से इतना घना पर्दा बनता है कि सामने ठीक से कुछ नजर भी नहीं आता। मैं इस सब के बीच पूरी तरह से उलझ गया हूँ। और आप जानते हैं कई बार आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो जाता है। मैं इनसे निकलने की कोशिश में ताकत बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अचानक घनी झाड़ियों के बीच मुझे एक सकरा नाला नजर आया। यह कई 100 साल तक पानी के कटाव की वजह से बना होगा। और मेरे लिए ये इस जंगल में एक एक्सप्रेस फ्रीवे जैसा है जो मुझे नदी तक पहुंचा सकता है। मगर ये मुझे ले आया है एक गुफा तक। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस तरह की गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं, मगर मैं इसी नाले के रास्ते आगे तक जाना चाहता हूं। मेरे ऊपर कुछ उड़ रहा है। मैं अभी इक्वाडोर की एक सकरी गुफा में हूं और उम्मीद है कि इस नाले के रास्ते में पानी के किसी सोते तक पहुंच सकता हूं। देखो देखो, यहाँ पर नाइट विजन ऑन कर लो। उन्हें देख रहे हो? देखो चमगादड़ है, उनकी पूरी फौज है यहाँ। उनके पंख मेरे सिर के ऊपर से जाते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। ये उड़ने में बहुत माहिर होते हैं, अपने सोनार के सहारे उड़ते हैं। इन स्पीयर नोज चमगादड़ों की बस्ती में करीब 5000 तक चमगादड़ हो सकते हैं। यहाँ इनकी संख्या इतनी है कि मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ।
लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो मेरे लिए रेबीज का खतरा बढ़ जाएगा। यहां बहुत तेज बदबू भी फैली हुई है। नीचे फर्श पर काफी गुआनो भी है जो चमगादड़ की बीट होती है। यहाँ फैली गैस काफी जहरीली है और उसमें काफी कीड़े मकोड़े पलते हैं। मैं इस गुफा से बाहर जा रहा हूं। मुझे दुनिया में सिर्फ एक जीव से नफरत है, चमगादड़ों से। कोई और अच्छी जगह ढूंढनी होगी, और वो मुझे घने क्लाउड फॉरेस्ट में ही मिल सकती है। वाह, मैं यही तो ढूंढ रहा था, खाड़ी। अब मैं इसके सहारे नीचे तक जा सकता हूं और शायद वहां मुझे नदी मिल जाए। ये खाड़ियां और ये नदियां ऐसे जंगल में हाईवे की तरह होती हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, बहते पानी की आवाज तेज होती जा रही है। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। ये व्हाइट वाटर है। हाँ, ये देखिए, तेज बहाव वाला ये नदी का पानी सीधे बर्फ से ढकी एंडीज की चोटियों से आ रहा है। ये पानी ग्लेशियर का है और बहुत ठंडा भी। ऐसे सोतों से बहुत संभल कर रहिए, क्योंकि ये शक्तिशाली होते हैं। और इनके किनारों पर सावधानी से चलिए, क्योंकि वहां फिसलन ज्यादा होती है। मगर ये मुझे अमेज़न नदी तक पहुंचा सकती है और वहां मुझे इंसानों की बस्ती मिल जाएगी। जंगल में हर जगह खाने लायक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ढूंढना कहाँ है। ये देखिए, ये एक ऑर्किड है। ये मेरा एक पसंदीदा ऑर्किड है, क्योंकि ये आसानी से पहचाना जा सकता है। ये ब्राउन स्पॉटेड येलो ऑर्किड है, क्योंकि इसके ऊपर भूरे रंग की चित्तियां हैं और ये पीला है। मगर इसकी खूबी ये है कि इसे खाया जा सकता है। एक्वेडोर में 10,000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। फूलों से मुझे तेजी से काफी शुगर मिल सकती है, मगर मैं इनसे भी कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं। ये असल में फर्न की नाजुक कोंपले हैं जिन्हें खाया जा सकता है। यहाँ रहने वाले आदिवासी इन्हें जमा करके रखते थे और फिर खाते थे, मगर खाने से पहले कम से कम 2 बार उबाल लेना चाहिए। और इनकी पहचान है इनकी बंदर की पूंछ जैसा आकार, और इसके अलावा ये एक बहुत ही चिपचिपी चीज से ढके भी रहते हैं। और ये दरअसल इनकी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि इन्हें कीड़े मकोड़े खा ना जाएं। तो मैं इनके ऊपरी हिस्से को काटूंगा और फिर इन्हें मैं बाद में उबाल कर खाने वाला हूं। 2 बार उबालने से इसकी चिपचिपी जहरीली परत निकल जाती है, क्योंकि इसे खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अब मुझे कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढनी है। मैं ये खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कई कुदरती आश्रय मिल सकते हैं। वहाँ पर एक गुफा दिख रही है, वहाँ अंधेरे में, और अब मुझे ऐसी कई और गुफाएं दिखने लगी हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में से किसी एक गुफा में मैं रात बिता सकता हूँ। मगर पहले मुझे उन गुफाओं तक पहुंचना होगा, और इस पानी का बहाव बहुत तेज है। ये काफी गहरा भी है। इस सोते को पार करने लायक कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ बांस दिख रहे हैं और उनकी मदद से मुझे इसे पार करने की तरकीब सूझी है। हम एवरेस्ट पर ऐसे ही दरारों को पार करते थे। हाँ, मैंने पहले इसी को देखा था, बांस के इस झुंड को। और बांस की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा बांस खोखला और थोड़ा पतला हो, जिससे कि मैं अपने चाकू से इसे काट सकूं। देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, ये बहुत आसानी से कट रहा है। अच्छा हुआ। मैं बांस के 2 लंबे टुकड़े लेकर उनके ऊपर कुछ आड़े टुकड़े बांधने वाला हूँ, जिससे वो सीढ़ी जैसे बन जाएंगे और वो इतने मजबूत होंगे कि करीब 100 किलो का वजन उठा सकें। उनकी मदद से मैं गुफा तक पहुंचूंगा। मुझे तलाश है कुछ बेलों की, जिनसे मैं इसे अच्छी तरह बांध सकूं, लेकिन इन बेलों से काम नहीं चलेगा। ये सूखी हुई हैं और आसानी से टूट सकती हैं। मुझे हरी बेलें चाहिए, जैसे ये मेरे काम की है। इस बेल को लिल यांग वाइन कहते हैं और ये अच्छी तरह मुड़ती है और काफी हरी भी है। तो मैं ऐसी कुछ और बेलें ढूंढूंगा।
मैं इस पतले बांस से इसकी आड़ी पट्टियां बनाऊंगा। मैंने अब यहाँ एक आड़ी पट्टी लगा ली है और मुझे बस इसे इस लचीली बेल से अच्छी तरह से बांधना होगा। ऐसे इलाकों में कुदरत से ही हमें जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। इन बेलों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 1 या 2 गांठें लगाने पर अपने आप सख्ती से बंध जाती हैं और ये काफी मजबूत भी होती हैं, इसीलिए कोई खतरा नहीं है। बांस भले ही खोखला हो, लेकिन उससे बनी इतनी बड़ी कोई भी चीज बहुत भारी होती है। इसका वजन करीब 75 किलो होगा, इसीलिए इसे वहीं बनाएं जहां इसकी जरूरत हो। एक बार सही जगह पर लग जाए तो मैं इसके ऊपर चलता हुआ गुफा तक पहुंच सकता हूं। अब ये सीढ़ी सही जगह पहुंच चुकी है और भले ही सीढ़ी में लगी हर चीज बहुत हल्की है, लेकिन ये सीढ़ी बहुत भारी है और इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम दिमाग से काम ले तो कुछ भी मुमकिन है। अरे नहीं, ये सीढ़ी तो टूट चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं अभी एक्वेडोर के क्लाउड फॉरेस्ट में हूँ और एक ग्लेशियर से बनी नदी पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बांस से सीढ़ी बनाई थी जो अब टूट चुकी है। अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है, उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं होता और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। पर मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि यहाँ जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। अब शाम ढलने लगी है, मुझे सिर छिपाने की जगह चाहिए, आग भी जलानी है, तो जरूरी काम पहले करना होगा। और मेरे लिए सबसे जरूरी काम है कोई जगह ढूंढकर आग जलाना। मुझे कपड़े सुखाने हैं, शरीर को गर्म करना है। और जंगल की यही अच्छी बात है, ऊपर का जंगल इतना घना है कि बारिश में भी नीचे के पेड़ पौधे ज्यादा गीले नहीं होते। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां ढूंढनी है ताकि मैं आग जला सकूं। इतनी नम जगह पर सूखी लकड़ियों का मिलना नामुमकिन लगता है, पर आपको सही जगह पता हो तो यहाँ कुछ भी मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ हर जगह खरगोश का मल दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ और भी है। और ये खरगोश आने जाने के रास्ते पर अपना बिल अक्सर घास के नीचे बना लेते हैं। ये देखिए, इसके जैसे। और इसके अंदर मुझे सूखी घास मिल सकती है। ये देखिए, और खरगोशों ने मेरे लिए आग जलाने का इंतजाम किया है, बस थोड़ी और चाहिए। मगर मुझे ये जल्दी करना होगा, यहाँ हर रोज शाम को आने वाली बारिश शुरू हो रही है। यहाँ हर चीज गीली है और इसकी वजह से मुझे ये आग जलाने में बहुत परेशानी हो रही है। मुसीबत यह है कि मैं जो घास लाया था वो अब बिल्कुल गीली हो चुकी है। मेरी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं, ये जलावन गीला है और मैं खुद भी भीग चुका हूँ। अरे नहीं, जब भी कोई चिंगारी निकलती है तो ये बारिश उसे बुझा देती है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज से पहले कभी आग जलाने में नाकाम रहा हूं। जल जाओ। वैसे मैं एक बात कहूं, मुझे लगता है मैं एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा हूं। अब ये घास बस मेरे एक काम आएगी। मैं इसे उठाकर अपनी शर्ट में भर लेता हूँ और इसका इस्तेमाल इंसुलेशन की तरह करूँगा। उम्मीद है कि ये घास रात भर मुझे गर्म रखेगी और होगा ये कि ये मेरे शरीर की गर्मी को अंदर ही फंसा कर रख देगी, जिससे मुझे कम ठंड लगेगी। और इससे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ खा लिया हो, लेकिन इससे काम बन जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, मैं वो कोई भी तरीका आजमाऊंगा जिससे मेरी जान बच जाए। इन जंगलों में कई बार रात का वक्त बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन मेरा अभी एक ही मकसद है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा
गर्म रखने की कोशिश करनी है और इसीलिए मैंने घास को शर्ट के अंदर डाल दिया है। देखते हैं रात कैसे बीतती है। लगभग पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन जब हालात बहुत बुरे होते हैं तब अक्सर छोटी मोटी चीजों से हौसला मिलता है। आप उस बैंगनी फूल को देख रहे हैं? वहां ऊपर बिल्कुल अकेला है। कितना खूबसूरत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसी जगहों पर आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। मुझे वो हौसला मिला है इस छोटे से फूल से। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है ईश्वर ने कमाल की रचना बनाई है। शायद इसे कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी ये खिला हुआ है। कुदरत ऐसी रचनाएं बनाती रहती है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं पानी के इस सोते के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है मैं अमेज़न के किसी सहायक नदी तक पहुंच जाऊंगा। करीब 24 घंटे तक गीला रहने के बाद मेरा शरीर कमजोर होने लगा है। मुझे अब खाना चाहिए और जल्द से जल्द अपने कपड़ों को भी सुखाना होगा। लेकिन कुछ ही देर में सोते के किनारे चलते मेरा आगे का रास्ता अचानक बंद हो गया। मेरे पास दो विकल्प हैं। या तो मैं इसके अंदर जाकर इसे पार करूं, मगर तब मैं भीग जाऊंगा और ये पानी काफी ठंडा है तो मैं बिल्कुल भीगना नहीं चाहता। और दूसरा विकल्प है कि मैं कूदकर उस पेड़ को पकड़ने की कोशिश करूं, मगर इस बात का डर है कि मैं पानी में गिर जाऊंगा, तब भी मुझे भीगना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम इस बात की तो उम्मीद है कि शायद मैं सूखा बच जाऊंगा। मुझे पहली ही बार में सही छलांग लगानी होगी। दोनों हाथों से टहनी पकड़कर अपने पैरों को ऊपर झुलाना होगा, लेकिन मुझे ढीली काई से भी बचना होगा। मैं अभी वर्षा वन के किनारे पर पहुंचा हूं और यहां से आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। मैं इक्वाडोर के बाहर निकल आया हूं और अब विशाल अमेज़न के घने और अंधेरे जंगलों के अंदर जाने वाला हूं। वर्षा वन 3000 फुट से कम की ऊंचाई पर ही मिलते हैं और वहां हर साल करीब 9 फुट बारिश होती है। उनमें 10 लाख से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं। मैं अब यकीनन वर्षा वन के अंदर हूं और मैं ऐसा यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जंगल की छत काफी ऊंची है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 80 फुट तक हो सकती है और यहाँ उमस भी काफी है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त एक खाड़ी के पास हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे एक नदी तक पहुँचाएगी। उम्मीद है अमेज़न नदी तक और फिर इंसानी बस्ती तक भी। बारिश के मौसम में ये भी उफनने लगती है, मगर अभी मैं इसके सहारे नीचे जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी के 2 सोते मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेज़न जंगल के इस हिस्से में कई अलग अलग किस्म के जीव रहते हैं और यहाँ दुनिया के कुल जीवों का करीब 8% रहता है। ओह, ये देखिए जरा, ये हैं पाम बीवल ग्रब्स। वाह, मैं एक बात बता दूं, मैंने इनसे बड़े कीड़े जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे और यही वो जगह है जहां इन्हें खाना मिलता है। ये पाम के पेड़ के सड़ रहे अंदर वाले हिस्से को खाते हैं, लेकिन ये कीड़े बहुत ही बड़े हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन्हें चाव से खाते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद है और इनके अंदर काफी प्रोटीन होता है, लेकिन इन्हें ऐसे ही साबुत खाया जा सकता है। ये देखिए कैसे छटपटा रहा है। बाप रे, इसका स्वाद तो। अमेज़न के वारानी कबीले के लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। बेकार है, पर एक बात जानते हैं, उनका खाना उन्हीं को मुबारक। एक और खा लेता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई चिपचिपी चीज खा ली हो जिसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा कुरकुरा भी है। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि इस अजीब सी चीज में काफी प्रोटीन है।
मगर अमेज़न वर्षा वन में बहुत से ऐसे जीव भी रहते हैं जिनका स्वाद इतना बुरा नहीं होता। एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए मैं मछली पकड़ने की कोशिश करने वाला हूं। बारिश से मछलियों का ध्यान बढ़ता है और उनके करीब जाना आसान होता है, मगर उससे पहले मुझे एक हथियार चाहिए। मैं यहाँ चलते चलते एक ऐसी ही लकड़ी ढूंढ रहा था जिससे मैं एक अच्छा सा धनुष बना सकूं, और ये चौंटा पाम नीचे गिर गया है। मैं इससे धनुष बना सकता हूँ। ये काफी सख्त है और मैं इसे लंबाई में बीच से काट सकता हूँ। मैं जो धनुष बना रहा हूँ उसका इस्तेमाल मछली के शिकार के लिए किया जाता है, और यहाँ के वारानी कबीले के लोगों ने इसे कई सदियों पहले विकसित किया था। इससे निकला तीर बड़ी आसानी से कम गहरे पानी में तैर रही मछली का शिकार कर लेता है। चौंटा पाम की ये लकड़ी इसके लिए बिल्कुल सही है। मुझे करीब 15 मिनट लगे और मैंने इसे सही लंबाई का बना लिया है। वारानी शिकारियों को इसे बनाने में कई दिन लगते हैं और ये धनुष कई सालों तक टिकता भी है, मगर मुझे इसकी जरूरत इतने लंबे वक्त तक नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें कुछ खांचे बनाने वाला हूँ और फिर इन्हीं में मैं धनुष की डोरी बांधूंगा। इस जंगल में हर जगह पिटा पाम बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पत्तियों में काफी लंबे रेशे होते हैं जिनकी वजह से इससे धनुष की डोरी बना सकते हैं, मगर पीटा में कांटे भी होते हैं, इसीलिए सबसे पहले मुझे उन कांटों को साफ करना होगा। अब कांटे साफ हो चुके हैं तो मैं इसके रेशों को अलग कर सकता हूं। अब मुझे इसकी पत्ती के अंदर से गूदा निकालना होगा ताकि इसका पीछे का हिस्सा बचे जो मजबूत होता है। अब मैं इसके रेशों को पकड़ूंगा, इन्हें मुंह में दबाऊंगा और फिर मैं इनसे बुनूंगा। ऐसे बुनने पर इनके रेशों की मजबूती बढ़ जाती है और ये टिकाऊ हो जाते हैं। धनुष पर बांधने के बाद इनके ऊपर काफी दबाव पड़ेगा। और अब दूसरे छोर पर भी मैं यही करने वाला हूं। मैं इस पे एक आसान सा बॉल एंड लूप डालूंगा और इसे इसके अंदर पिरोने वाला हूं। आपको याद रखना होगा, ये गांठ बांधने के लिए डोरी का एक छोर इसके अंदर से निकालना है और फिर इसका चक्कर लगाकर वापस इसी के अंदर लेकर आना है और फिर इसे इस तरह से बांधना है। और अब बस मुझे एक काम करना है, मुझे इसे मोड़ना है और उम्मीद करनी है कि ये टूट ना जाए। और लीजिए, अब मेरा धनुष तैयार है। मैंने ये तीर भी उसी लकड़ी से बनाए हैं जिससे धनुष बना है। ये बड़ी आसानी से पानी के अंदर जा सकते हैं, मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि यहाँ खतरनाक पिराना मछलियां भी हो सकती हैं। इनकी वजह से शिकार करना और मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं इक्वाडोर के वर्षा वन में हूँ और मछली का शिकार कर रहा हूँ। पानी में जो पौधे हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ मछलियां छुपना पसंद करती हैं, वो भी खासकर दिन के इस वक्त। पिराना पानी के ऐसे ही सोतों में रहती हैं और अगर कोई जीव गलती से भी पानी में गिर जाता है तो वो उसे देखते ही देखते चट कर जाती हैं। मगर ऐसा तभी होता है जब वो बड़ी संख्या में हो और जहाँ 100 से ज्यादा पिराना एक साथ हों। इस तालाब में उतनी पिराना नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ मुझे उतना खतरा नहीं है। पिरानास बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और एक बात बता दूं, ये मछलियां काफी तेज हैं। हाल ही में एक औरत वर्षा वन में भटक गई थी, मगर वो 2 हफ्तों तक यहाँ कम गहरे पानी से सिर्फ पिराना मछलियां पकड़ पकड़ कर खाती रही और उन्हीं के सहारे जिंदा रही। मुझे कोई कम गहरी जगह ढूंढनी होगी जहां से मैं साफ साफ देख सकूं कि तल पर क्या है। तो मुझे इस वक्त जंगल का एक तालाब मिला है जिसका पानी लगातार घट रहा है और आप देख सकते हैं इसके किनारे पर वहां तक पानी था और अब वहां सिर्फ कचरा बच गया है।
मगर ऐसे ही तालाबों में मछलियां फंस जाती हैं और यहाँ का जो पानी है वो कम गहरा है, तो मुझे आसानी से मछलियां मिल सकती हैं। मैं ये कैमरा पानी के अंदर डाल देता हूँ ताकि आप भी उन्हें पानी के नीचे तैरते हुए देख पाएंगे। मुझे यहाँ काफी सारी मछलियां दिख रही हैं। अगर मैं सब्र से इंतजार करूं तो मुझे शिकार जरूर मिलेगा। वहां एक मछली नजर आ रही है। लीजिए, मिल गई। आप ही सोचिए, अगर ऐसी मछलियां हजारों की संख्या में हों तो इंसान को कंकाल बनाने में उन्हें कितनी देर लगेगी। तेज धारदार दांत, और ये वाली लगभग मर चुकी है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि इसे दांत में फंसा सके। छिछले पानी में शिकार करना भले ही आसान लगता हो, मगर पिराना जैसी मछलियों को पकड़ने के लिए सब्र चाहिए। पर मैंने घंटे भर में ही इतनी मछलियां पकड़ ली हैं कि मेरा पेट भर सके। मैं अब आग जलाने वाला हूं, क्योंकि इन मछलियों को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। इनके अंदर खतरनाक परजीवी होते हैं। मैंने एक कुकिंग रैक बनाया है और इसके ऊपर फर्न की पट्टियां उबल रही हैं। मैंने इन्हें पहले भी कई बार उबाला है। मैंने पानी बदल दिया है ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके अलावा मैं फर्न की कुछ और पत्तियों को यहाँ बांस के अंदर पका रहा हूँ, और मैंने इन पत्तियों के अंदर पिराना मछलियों को लपेट दिया है। और मेरे ख्याल से ये अब तक पककर तैयार हो चुकी होंगी। ये देख रहे हैं आप, ये मुझे अपने खतरनाक दांत दिखा रही है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मैं अब इसे इस पत्ती पर रखने वाला हूँ। ये अच्छी बात है कि मुझे इन्हें अच्छी तरह से पकाने के लिए वक्त मिल गया। इन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। मछली और ये डंठल बहुत स्वादिष्ट होने वाले हैं। और ये मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं है। इनका स्वाद बहुत ही चिपचिपे बेस्वाद एस्पैरागस जैसा है। मगर एक बात कहूं, अगर थोड़ा मेयोनेज होता तो ये स्वादिष्ट बन जाता। मैं पिराना के साथ खाकर देखता हूं। वैसे ये मछली इतनी खतरनाक और हमलावर होती है, पर इसका स्वाद उतना बुरा नहीं है। मेरा पेट भर चुका है, इसीलिए अब मुझे बस चैन की नींद चाहिए। इस नदी के किनारे पर कई गुफाएं हैं और मुझे ये गुफा भी बहुत अच्छी लग रही है। ये इतनी बड़ी है कि मैं इसके अंदर रात बिता सकूं। मगर अंदर जाने से पहले गुफा में पत्थर और लकड़ी फेंक कर देख लें कि वहां पहले कोई और जीव तो नहीं है। सांप और जंगली शूकर भी ऐसी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। जंगल में सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि मुझे यहाँ बस साफ सफाई करके जल्दी से आग जलानी होगी। मैं यहाँ बांस और घास से एक पिरामिड जैसी आग जलाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आग जलती रहेगी। मैंने आग जला ली है, तो इसका मतलब है कि कम से कम आज रात मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। मेरे लिए यहाँ सोना बहुत मुश्किल है। ये वैसी रात है जहाँ मैं बहुत थक चुका हूँ, पर फिर भी सो नहीं पा रहा हूँ। और नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है इस गुफा के अंदर और भी जीव रहते हैं। मगर मुझे आराम चाहिए क्योंकि कल मुझे अमेज़न नदी के तेज बहाव का मुकाबला करना है।
अमेज़न के जंगल में सुबह हो गई है और मुझे इस गुफा के आसपास कई बिल दिखे हैं। मैं अब ये देखने वाला हूँ कि यहाँ मुझे नाश्ते के लायक कुछ मिलता है या नहीं। एक बार फिर से मैं हुरानी कबीले की तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। मैं काफी देर से इसी को ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कोमाचियो का पौधा है और मैं इसे इसलिए पहचान गया क्योंकि मुझे इसकी पत्तियों पर ये सफेद चित्तियां दिख रही हैं और इसका तना भी काफी मोटा है जिससे सफेद कॉम्पलें निकल रही हैं। और यहाँ जो शिकारी रहते हैं वो इसे काट देते हैं और इसके अंदर से स्कंक जैसी तेज बदबू निकलती है और फिर वो किसी बिल में इसे रख देते हैं जैसे आर्माडिलो के बिल में, और उस बदबू से वो जीव बाहर आ जाता है। मैं भी वही करने वाला हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि इसकी बदबू मेरे ऊपर आ जाए और इसे काटते ही मुझे इसकी बदबू आएगी। ये बहुत ही तेज बदबू है, स्कंक या अमोनिया जैसी, लेकिन इससे मेरा काम बन जाएगा। हो सकता है कि इसकी मदद से मुझे कोई चूहे जैसा जीव या शायद एक आर्माडिलो मिल जाए। ये जगह मुझे इसके लिए बिल्कुल सही लग रही है। कोशिश करके देखता हूं। हाँ, यहां मुझे तेज गंध आ रही है। इसका मतलब इस बिल के अंदर जरूर कोई चूहे जैसा जीव रह रहा होगा। बिलों के अक्सर दो मुहाने होते हैं। ऐसे में एक मुहाने से बदबू आने पर जीव दूसरे मुहाने से बाहर भागते हैं। वो बोरा कितने गलत वक्त पे मेरा धनुष टूट गया है और वो करीब 2 किलो का अगूटी था। मेरा शिकार बनते बनते रह गया। मैंने कोशिश की पर वो भाग निकला। उसके पीछे भागने से मेरा शरीर कई जगह छिल गया है, लेकिन ऐसे वर्षावनों में एक पेड़ ऐसा होता है जिससे मदद मिल सकती है। आप ये दिल के आकार की पत्तियां देख रहे हैं, मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था। इसका तना भी काफी चिकना है, मतलब ये सैंग्रा डे ड्रैगो का ही पेड़ है। इसका मतलब होता है ड्रैगन का खून, और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला रस लाल रंग का होता है। और मुझे पता है कि अगर जंगल में कहीं शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसके ऊपर आप ये रस लगाइए क्योंकि अच्छा एंटीसेप्टिक है। और आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा काटते ही अंदर से लाल रस निकलने लगता है, और अगर कहीं कटा हो तो वहां मैं ये रस लगा सकता हूं। और ये देखिए, इसे हाथ पर लगाकर मलने पर इससे झाग बनने लगता है और फिर ये एक सफेद पेस्ट बन जाता है जैसे ये कोई साबुन हो। ये घावों के लिए बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक का काम करता है और ये खून का बहना भी रोक देता है। बहुत ही काम का पेड़ है। मगर अब मुझे नदी की तरफ जाना होगा क्योंकि मैं उसी के सहारे यहां से निकल सकता हूं। लगता है आखिर मुझे वो नदी मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इसमें तैर सकता हूं और नदी के रास्ते मैं कम वक्त में ज्यादा दूरी भी तय कर सकता हूं। तेज बहाव वाली नदियों में तैरते वक्त अपने हाथ और पैर आगे रखिए। इस तरह से आप सामने से आने वाले पत्थरों से बच सकते हैं। लेकिन जल्द ही ये रैपिड्स बड़े होने लगे जिससे मेरे लिए खतरा बढ़ गया है। मैं एक बड़ी नदी तक पहुंच गया हूं और सफर की शुरुआत से ही मेरा मकसद एक बड़ी नदी तक पहुंचना था, लेकिन ये मेरी उम्मीद से बड़ी है और इसमें कुछ बहुत ही जबरदस्त रैपिड्स भी हैं। इसकी वजह से इसे अकेले पार करना खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कोई ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे मुझे मदद मिल सके। मुझे एक राफ्ट बनाना होगा। अमेज़न की ये सहायक नदियां जंगल में एक हाईवे जैसी हैं। अगर इनके रास्ते आगे बढ़ा तो जल्द ही किसी बस्ती तक पहुंच जाऊंगा। नदी किनारे चलता रहा तो घंटे भर में मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर ही तय कर पाऊंगा। मुझे पेड़ों का एक झुंड दिख रहा है जो मेरे काम आ सकता है। ये बॉल्सा का पेड़ है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी चित्तीदार सलेटी छाल और पंखे के आकार की खास पत्तियां।
ये काफी नर्म है और पानी में आसानी से तैरेगी। बहुत खूब, ये तो गिर गया। अब मैं काम के लायक लकड़ी काट लेता हूँ, करीब यहाँ तक। 10 साल पहले यहाँ हाइकर्स का एक ग्रुप आया था और वो इस जंगल में भटक गए। उन्होंने बालसा की लकड़ियों से एक राफ्ट बनाया, उसे बेलों से बांधा और फिर उसे नदी में उतार दिया। 3 दिन बाद वो एक बस्ती तक पहुंच गए। ये नदी पूर्व की तरफ बह रही है और मैं जानता हूं कि मुझे उस तरफ आबादी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये हिस्सा तो ठीक है, पर आगे काफी तेज रैपिड्स होंगे और सबसे मुश्किल बात यह है क्योंकि आवाज पहले आती है वो दिखाई बाद में देते हैं और सामने क्या है इसका अंदाजा जब तक लगता है तब तक देर हो जाती है। मगर बालसा की ये लकड़ी मुझे तैरने में काफी मदद दे रही है। मैंने इसे पकड़ कर रखा है और अपने पैरों को नदी के बहाव की तरफ रखते हुए मैं बस दुआ कर रहा हूं। इस नदी की रफ्तार करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर मैं इसके अंदर बना रहा तो जल्द ही यहां से बाहर निकल जाऊंगा। मेरा पैर एक चट्टान से टकराया। यहाँ पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है और नीचे तल पर नुकीला बेड रॉक है जो मेरी हड्डियां तोड़ सकता है। अब मुझे नदी से निकलना होगा। मैं इसे छोड़ सकता हूँ। एक बार फिर से सख्त जमीन पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। इस सफर के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि कुदरत की शक्तियों का सामना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इस वीराने में अपनी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कभी हिम्मत ना हारें। भले ही आपकी योजनाएं असफल हो जाएं, आप जितनी देर तक बचे रहेंगे यहाँ से निकलने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मैं जरा कैमरा घुमा लेता हूँ, आप देख सकेंगे वहाँ दूर आग जल रही है और एक डगआउट कनू भी दिख रही है। मैं जानता था कि अगर मैं इस सोते के रास्ते आगे बढ़ता रहूँ तो किसी नदी तक पहुँच जाऊँगा, जैसे अमेज़न नदी तक, और फिर वो नदी आखिरकार मुझे किसी न किसी इंसानी बस्ती तक पहुँचा ही देगी। और उस आग और कनू को देखकर लगता है कि अब मेरा सफ़र यहीं खत्म होगा।